जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो मैथ सवाल पूछ रहा है, जनरल पेपर में जो पूछता है वो सवाल आज लेकर आया गया है। और जो शिक्षक भर्ती आपकी होगी उसमें जो पेपर में, जनरल पेपर में मैथ का सवाल जो पूछेगा वो यही पैटर्न, यही लेवल रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन लिया गया है PYQ लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आपको पता चल जाए, रूबरू हो जाए कि पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है आपके एग्जाम में। वो आपको जब पता चल जाएगा तो उसी लेवल की आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो जब PYQ ख़त्म हो जाएगा तो यही पैटर्न पर आधारित और भी सवालें आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आज का पहला सवाल, बिना देरी का शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोला है? वो पहला सवाल बोला है रूट में, क्या रूट में है? तो कहेगा कि 1 + 27 और डिवाइड कितना है? तो कहेंगे 169 है। ठीक है बालक। और इधर में क्या दिया है? इधर में दे दिया है 1 + x/13 दे दिया है। तो कह दिया है कि x का मान निकालिए। क्या कह दिया है? x का मान निकालिए। अब शानदार अप्रोच देखिए, कह दिया है कि 1 + √27 बाई इतना। अब देखिए क्या तरीका है। तो तरीका ये है कि इसको जोड़िए। पहले कैसे जोड़ते हैं? 1 प्लस कुछ समथिंग रहता है ना फ्रैक्शन में, तो इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया जाता है। जोड़िए, 9 और 7 16 का 6 हो गया। 16 का क्या हो गया? तो कहेंगे 16 का 6 हो गया। ठीक है, 16 और 2 होता है 18, 1 19 हो गया, 196। और नीचे 169 है तो 169 रहेगा। इधर क्या है? 1 + x/13 है। अच्छा, इधर हम क्या लिख सकते हैं? 196 का वर्गमूल 14 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। इधर 1 + x/13। अच्छा, इसको जोड़ भी सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 13 और प्लस 1 से तो x रहेगा। नीचे 13 है तो 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया। ये 13 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 14 में से 13 जाएगा तो 1 हो गया, बराबर में 1 से तो x रहेगा। तो x का मान कितना आ गया? तो कहेंगे 1 आ गया। 1 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतरीन और बेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे देखा जाए अगला सवाल, तो कहेगा बिल्कुल देखा जाए। अगला सवाल क्या कहता है? देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। सवाल में क्या पूछता है ये देखिए। सवाल अगला क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि किसी धातु के ठोस गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक धातु का गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है? तो कहेगा 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और कह दिया है इससे 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक लंबा तार खींचा गया है। तार मतलब हो गया बेलन। एक तार खींचा गया है और इसका व्यास दिया है कितना? तो इसका व्यास दिया है 4 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा, व्यास का आधा कर देते हैं, त्रिज्या पता चल जाए। त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे तो आपका किस में बदल गया? तो कहेगा सेंटीमीटर में बदल गया। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है कि कितना लंबा तार है, यानी हाइट निकाल देना है। क्या निकाल देना है? हाइट निकाल देना है। तो अब एक बात बताइए, इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन, गोले का आयतन कितना होगा? तो कहेंगे 4/3 πr³। πr³। इसको r1 कह देते हैं, इसको r2 कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कह दिया है? उसके बाद जो इससे इतना व्यास के कितना तार, इससे ये बनाया जा रहा है, तो इससे ये बनाया जाएगा मतलब आयतन बराबर होगा। तो इसका आयतन ये हुआ, तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन हो जाएगा πr2x²h। r2x²h। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 4/3 r1 कितना है? 3 है, क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 27 हो जाएगा। r2 हमको मेरे पास कितना है? 2/10 है। 2/10 इसलिए है, x² है तो 2/10 को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इधर h है तो h रहेगा। ठीक है, अब 2 दूना 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 से कटेगा 9, 10 नहीं है 100 में 9 से गुणा करेंगे तो h कितना हो गया? 900 हो गया।
900 क्या आ गया, इसका हाइट आ गया 900 सेंटीमीटर में आया। किस में आया, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए, मीटर में ऑप्शन में दिया है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दीजिएगा तब मीटर में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 9 मीटर आपका आंसर आ गया। 9 मीटर आपका आंसर आ गया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। क्लियर रहा? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, बस सवाल को अच्छे तरीके से देखते चलिए, है ना, सवाल को अच्छे तरीके से देखते चलिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए, हानि होती है, हानि मतलब लॉस। अच्छा, लॉस बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि से कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा हानि हो जाएगा। कितने की हानि हो रही है? तो कहिएगा कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने कुर्सी खरीदा गया है? तो कहिएगा कि 30 कुर्सी बेचा जा रहा है, तो जितना खरीदा गया होगा उतना ही बेचा गया होगा। तो 30 कुर्सी यहाँ पर हो जाएगा कितना, CP, माइनस 30 कुर्सी बेचा जा रहा है, तो 30 कुर्सी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मैंने ये किया कि 30 कुर्सी बेचा जा रहा है, तो 30 कुर्सी खरीदा गया होगा तो 30 CP, और 30 कुर्सी बेचा गया होगा 30 SP। ये 30 SP माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 SP और 6 SP मिलकर 36 SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। इधर हो गया 30 कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ना, कटेगा 6 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5 और 6 हो जाएगा। यानी 6 में बेचिएगा, 6 में खरीदिएगा तो 5 में बेचिएगा तो लॉस होगा। कितना परसेंट का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा। यानी 6 में खरीद रहे हैं और 5 में बेचिएगा तो कितना का लॉस होगा, 1 का लॉस हो जाएगा। कितना पर, 6 पर, तो 100 पर कितना का लॉस होगा। 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 50 बार में, 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 होल 2/3% हो जाएगा। 16 होल 2/3% आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर रहा कि नहीं रहा? यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हुआ? कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की झमेला नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार की मतलब समस्या नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, देखिएगा। अगला सवाल को देखिए। सवाल में कहा है, क्या कहा है? सवाल में कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल दिया है। 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो कहेंगे 36 दिया है। उसके बाद क्या कह दिया है? उसके बाद कह दिया है कि यदि संख्या में से 45 घटा लीजिएगा तो संख्या आपस में बदल जाता है, अंक आपस में बदल जाता है। तो इसको ना ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे, ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे, ऑप्शन की सहायता से, है ना। कि संख्या में घटाने पर क्या आ जाता है, 45 आ जाता है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, तो कहेंगे कि पहला ऑप्शन मेरे पास है जो वो 84 है। कितना है, 84 है। तब पहले ये देखिए 2 अंक है, एक अंक दूसरा अंक, क्या दोनों को गुणा करने पर 36 आएगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं देगा। 8 चूका 32 होता है, जबकि दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 36। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, तो 73 दिया है। तो 7 में 3 से गुणा करिए, 7 त्रिका 21, क्या 21 यहाँ है दोनों का गुणनफल 36 से, यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करिए, तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन नीचे चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन आपका 49 है। अब 49 को गुणा करिए, 9 में 4 से गुणा करिए, दोनों अंकों को गुणा करिए, 9 चौका 36, 36 आ रहा है, मतलब इसमें सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा ऑप्शन, दूसरा में क्या सेटिस्फाइड करना है, तो दूसरे में सेटिस्फाइड करना है कि इसको पलटिए, इसको पलटिए, तो कहेगा 9 को 4 के जगह पर लाइए, 4 को 9 के जगह पर, तो हमने ला दिया। देखिए, और लाने के बाद इसमें से ये घटाइए, ये पलटने के बाद जब घटाइए और घटाने के बाद अगर 45 आ गया तो ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तो 14 में से 9 गया 5, 8 में से 4 जगह 4, देखिए 45 आ गया, मतलब दूसरा लाइन भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब कौन सा सेटिस्फाइड किया, तो कहेगा ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर दिया। तो ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। ऑप्शन की सहायता से आपने चटका दिया, कहीं पर कोई समस्या नहीं आई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। सवाल क्या कहता है अगला? अगला कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया है? कह दिया है 0 दे दिया है, ठीक है। और कह दिया है कि ए एक्स वायर नीचे दिया है बी सी, कितना दिया है? बी सी, प्लस बी एक्स वायर नीचे दिया है ए सी, और प्लस सी एक्स वायर और नीचे दिया है ए बी। और आपको क्या कह दिया? इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा? तो कहिएगा एलसीएम ए बी सी होगा। बी सी से बी सी कट गया तो ए बच गया, ए से ए एक्स वायर में गुणा करेंगे तो ए क्यूब, ए सी से ए सी कट गया, बच गया बी, बी में बी एक्स वायर से गुणा करेंगे तब बी क्यूब हो गया। ए बी से भाग देंगे तो ए बी कट जाएगा, सी बच जाएगा, सी से सी एक्स वायर में गुणा करेंगे तो सी क्यूब हो गया। अब देखिए एक टर्म कंडीशन हम आपको बताते हैं कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप ध्यान रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हमेशा 3abc, हमेशा 3abc याद रखिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। नीचे पहले से क्या दिया है? abc, abc से abc कट गया तो क्या बच गया? 3, और 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा, मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना बालक? बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल कहता है कि 4 के पावर x प्लस 1, 4 के पावर x प्लस 1 और प्लस में क्या दिया है? तो कहेगा प्लस में दिया है 4 के पावर 1 माइनस एक्स और बराबर में क्या दिया है? तो कहेगा बराबर में 10 दिया है। क्या दिया है? 10। अगर ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर x इंटू 4 के पावर 1। मैंने बताया था अगर बेस सेम है तो पावर जोड़ दिया जाता है, x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसको अगर माइनस में दिया है तो भाग में लिखेंगे 4 के पावर 1 और डिवाइड 4 के पावर x। अगर डिवाइड में रहे और बेस सेम है तो पावर घट जाता है, 1 माइनस x हो जाता है। तो देखिए 1 माइनस x है। बराबर में क्या दिया है? 10 दिया है। अब हम ना यहाँ मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 4 के पावर x को हमने y मान लिया। क्या मान लिया? जहाँ 4 के पावर x से हमने y मान लिया, तो यहाँ y रखेंगे तो 4 में y से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहेंगे 4y मिलेगा। 4 के पावर 1 का मतलब 4 हुआ, और 4 के पावर x को हमने क्या माना है? y माना है। इधर क्या है? 10 है। अब इसको गुणा करेंगे, y से 4y में गुणा करेंगे तो 4yx वायर, 4 में रहेगा तो 4 हो गया, और 10 में y से गुणा करेंगे तो 10y। ये भी इनका जोड़ हमने कर लिया। कैसे करते हैं? तो देखिए y से इसमें गुणा कर देंगे, 4 अपनी जगह पर रहेगा, और इसके पास हम ऐसे गुणा कर देंगे, ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और 4 है तो 4 अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह हम गुणा करके y को यहाँ से गायब करते हैं। अब यहाँ पर 4yx वायर, ठीक है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 10y, प्लस 4 बराबर क्या हो गया? 0। तीनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 2yx वायर माइनस 5y और प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2yx वायर माइनस 4y और माइनस y, जोड़ने पर 5y, गुणा करने पर 4yx वायर होना चाहिए। प्लस 2 है तो प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y माइनस 2 हो गया। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 बराबर 0। y बराबर क्या मिलेगा? ये माइनस में उधर प्लस में, ये माइनस में 1 है, उधर गया तो प्लस में, 2 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ रखिए। अच्छा 4 के पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर x को 2 के पावर 2x लिख सकते हैं। तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर में y का वैल्यू पहले 2 लीजिए, 2 लीजिएगा तो 2 लिख दीजिए, पावर कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएगा, यानी 2x बराबर 1 हो गया।
तो x बराबर 1/2 मिल गया। उसी तरह एक और इस 4 के पावर x को हम 2 के पावर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का x स्क्वायर 4, अब पावर x है तो x आ जाएगा। बराबर में y का वैल्यू एक और है, क्या है 1/2। एक बार 2 लिख दिए थे, एक बार और 1/2 लिखेंगे। अब देखिए 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है तो पावर हम बराबर कर देंगे, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या हो गया -1/2। तो x का 2 वैल्यू आया, एक 1/2 एक -1/2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 से अधिक। 1 से अधिक का मतलब क्या हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। इतना शानदार तरीके से आपने देखा सवाल को, बेहतरीन तरीक़ा से, है ना, इस सवाल को चटका दिया गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, है ना, सवाल को जवाब से चटकाते चलिए, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। बस देखिए, सीखिए और सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए, ठीक ना बालक। अब अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है। अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है। कहा है कि एक खिलौना जो एक शंकु के आकार का है, ठीक है, एक खिलौना जो है वो एक शंकु के आकार का है, कुछ इस तरह का है, समझिएगा बात। और वो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, मतलब नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। और इसका व्यास कितना है, तो व्यास जो दिया है वो व्यास दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा कर दीजिए 7/2 सेंटीमीटर। तो जितनी त्रिज्या इसकी होगी शंकु की उतना ही अर्धगोला की, क्योंकि दोनों का व्यास सेम है। और यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, तो 7/2 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, तो 3.5 हो गया। अच्छा, इसका खिलौने का कुल ऊंचाई दिया है, कुल ऊंचाई कितना दिया है, तो कहेंगे 14.5 दिया है। जब कुल ऊंचाई 14.5 है और इतना जो है 3.5 है, तो इसकी ऊंचाई शंकु की केवल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई, तो 14.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब माने ऊंचाई हो गई 11, ऊंचाई हो गई 11, त्रिज्या हो गई 7/2। अब आपसे पूछा क्या है कि खिलौने का आयतन बताइए। आयतन मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को जोड़ दीजिए, तो अर्धगोलक का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे 2/3 πr³। और इस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। अब 1/3 πr² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ r³ में से r² बाहर हुआ तो 1r बच गया। 3 बाहर हो चुका है, पाई भी बाहर हो चुका है, r² भी बाहर हो चुका है, तो h बच गया, तो h लिख दीजिए। अब देखिए 1/3 पाई मतलब 22/7 और r मतलब r 7/2 है, एक स्क्वायर है तो 7/2 को 2 बार लिखेंगे, लिख दिए। 2 r कितना है, r का वैल्यू 7/2 है, h मतलब 11 है तो 11 लिख दिए, ठीक है बालक। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 22 और 7 बच गया, 22 और 7 बच गया। नीचे क्या बच गया, 2 दूना 4, 4 3 12 बच गया। और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 11 और 7 कितना हुआ, 18 हुआ। देखिए 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, 6 से 6 3 18, तो यहाँ हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पर इंटू हो गया कितना, 7 3 21 हो गया, तो 21 में 11 से गुणा करेंगे तो 132 होगा, और 132 ही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 132 होगा, सॉरी, देख लीजिए, गुणा करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 मिलकर 3 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 231 आ जाएगा। 231 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक तरीका और है, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है भैया। अगर सभी ऑप्शन अंकों में ऐसे दिया रहता तो एक और तरीका है, वैसी ऑप्शन में जाइए जो 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 से पूरा उसमें भाग लगता हो तो आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है 231 जिसमें 11 से पूरा भाग लगेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन नीचे एक और ऑप्शन दिया है ई में, इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ा। अगर वो ऑप्शन नहीं रहता इनमें से कोई नहीं,
तो हम एक झटके में चटका देते, देखते कि किस में 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, वही सवाल का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अगला सवाल जो है अगले दिन करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही सवाल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।